Hello my dears, welcome to Science Tara classes. Today we will start the topic the cell interior, a coordinated working system. जो सेल इंटीरियर है, सेल के अंदर के बारे में हम पढ़ेंगे और वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम में काम करते हैं. यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स. ये आप 7th क्लास में रीड कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि सेल जो होते हैं उसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं. एंड फर्स्ट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जो फर्स्ट होता है सेल का उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल की जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेकेंड बेसिक पार्ट है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर एक फ्लूइड टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. एंड थर्ड इज जो पार्ट होता है सेल के अंदर वो होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. मेन पार्ट होता है, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य जो पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस. सेल की आउटर लेयर, ठीक है, और एक उसमें फ्लूइड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसमें मेन पार्ट होता है एक न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स. न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर ही उस फ्लूइड के अंदर जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और भी बहुत सारे उसमें सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, यानी कि सेल से छोटे कंपोनेंट्स. उन सबको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स. along with other substances present in it. उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जिनको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. ये टेबल आपको पहले भी दिखाई थी कि जो इसमें रॉकेट है, नीम ट्री और ह्यूमनाइट, ये सब आप अनएडेड आई यानी कि बिना आँख में कुछ लगाए आँखों से देख सकते हैं. सिंपल छोटे से छोटी चीज़ें, बाकी इससे छोटी चीज़ें होती है जो अमीबा या एनिमल सेल, प्लांट सेल, न्यूक्लियस, इनको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी हेल्प से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं. लेकिन अगर हम वहीं बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अगर इनको देखना है तो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी ये विजिबल नहीं होते. इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, उसी की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं बिकॉज ये नैनोमीटर की साइज़ में यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. लेट अस स्टडी. अब हम डायग्राम को स्टडी करेंगे, ठीक है. हमारे पास 3 डायग्राम दे रखे हैं, टिपिकल बैक्टीरियल सेल, टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल एनिमल सेल. ये एक वर्ड टिपिकल यहाँ पे यूज़ किया है. टिपिकल मतलब आपको जो नॉर्मली चीज़ देखने को मिल जाएगी. इट मीन्स जब भी आप स्टडी करेंगे किसी भी सेल को, प्लांट सेल को स्टडी करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप के सेल विजिबल होंगे. किसी बैक्टीरिया का सेल देखते हैं तो इस तरीके से विजिबल होगा. एनिमल का देखेंगे तो कुछ इस तरह की सिंपल बेसिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी नॉर्मली, और कह सकते हो एक स्टैंडर्ड वे में, ठीक है. तो अब पहले बैक्टीरियल सेल को देखते हैं. बैक्टीरियल सेल में आपको दिखा रखा है, ठीक है, सेल की जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक क्या होती है, सेल वॉल, जो बैक्टीरिया में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो वो हमको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये सेल वॉल है, सबसे लास्ट वाली लेयर, ठीक है. इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ हमें दिखा रखा है जो ये फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. यहाँ पर प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म ये जो आपको स्किन से कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे भी एक ये फ्लूइड टाइप यहाँ पे होगा दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और सेल मेम्ब्रेन ये दिखाई दे रहा है, ठीक है. और थर्ड बेसिक हमने पार्ट पढ़ा था न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पर्पल कलर का न्यूक्लियस, ठीक है. उसी तरह से आपके पास ये वाला न्यूक्लियस है, और इसमें डार्क कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में, ओवल शेप में दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है. और आपके पास जो ये बैक्टीरिया होते हैं इसमें न्यूक्लियस की जगह हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बिकॉज ये प्रॉपर अच्छे से विजिबल नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है. इसमें न्यूक्लियस अच्छे से विजिबल होता है इसलिए इसका नाम यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इन दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में. लेकिन बैक्टीरिया के केस में ये न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोइड. इसके अलावा हमारे पास एक होता है, ये देखो वैक्यूल, जो प्लांट सेल में एक बहुत बड़े साइज़ में दिखाई दे रहा है, ठीक है.
और एनिमल में ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये देखो ब्लू कलर में छोटा सा वैक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, जो ये आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दानेदार जो हमें होता है दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोम्स। यहाँ पर भी हैं ये राइबोसोम्स। इसके अलावा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और एक आपके पास ये लेयर टाइप दिखाई देता है, गोल्गी अपरेटस, और इसी तरह से एक नेटवर्क बना के रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आगे 2 टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं। एक में हमारे पास दानेदार होता है और एक में ये प्लेन दिखाई देता है, तो वो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम ये स्टडी कर चुके हैं डायग्राम्स को। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। हमने उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1। जो टेबल 2.1 होगी उसमें हम देखते हैं क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट इज अ बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड membrane bound organelles surrounded by their own membranes. Such cells are called prokaryotic cell. Pro means primitive and karyon means nucleus. एक बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या होती है, बैक्टीरियल सेल लैक्स, कमी होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब उसका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, इसी करके उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और किसकी कमी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। जितने भी ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी किसी की भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स, इट मीन्स जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होती। इस तरह के सेल्स को हम किस में काउंट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि सेल के आगे टाइप्स आ गए जिसमें से एक टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया जैसे सेल को हम रखते हैं जिसके न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होते, जिसके ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, क्यों नाम दिया है प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, इट मीन्स नॉर्मल, सिंपल, जो ज़्यादा डेवलप ना हो। कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप ना हो उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूड करते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ टेक प्लेस डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी भी काफ़ी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स तो होती नहीं है किसी की भी। इन कंट्रास्ट का मतलब इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स की, हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब जिसका न्यूक्लियस ट्रू है, डेवलप्ड है, ठीक है, उस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज गिवन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में इन दोनों सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, लेट्स स्टडी। 2.1 को बाद में कंप्लीट करते हैं, एक बार हम इसको डिटेल में 2.2 टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में कंपेयर कर रखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी ले रखी है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मीन्स किसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, इट मीन्स जो डेवलप नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो अनडेवलप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में डेवलप न्यूक्लियस होता है, इट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस वहाँ पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल। तो डायमीटर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड 1 to 10 माइक्रोमीटर तक के साइज़ में होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज़ में होता है। इट मीन्स ये साइज़ में थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, ये इनसे भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ़ सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल वाले मोस्टली यूनिसेलुलर मिलते हैं, इट मीन्स एक सेल से बने हुए, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स में भी मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी मिलते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट मीन्स उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इट मीन्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, और इसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। Which of the cells given in figure 2.10 fall under the category of prokaryotic and eukaryotic cell? तो जो फिगर 2.10 है उसमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में कौन से आएंगे और यूकैरियोटिक में कौन से आएंगे। तो अभी हम स्टडी कर चुके हैं, जो बैक्टीरिया है वो आपका आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इनके न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं और इसका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता। Now let's see table 2.1. We will compare the different kinds of cells based on their structure. Structure के बेस्ड पर हम compare करेंगे different types of cells को। अब हमारे पास है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन किस में होती है और किस में प्रेजेंट नहीं होती। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी बैक्टीरियल में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल आपकी बैक्टीरियल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो ये एब्सेंट कहाँ पे हुआ? बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल सेल में। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दिस इज एब्सेंट। इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, और आपका बैक्टीरियल सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। नाउ रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रायंस आर असेलुलर नो सेल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स that are too small to be seen under a light microscope. यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है वायरस, सेकंड है विरोइड्स एंड थर्ड है प्रायंस। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? असेलुलर। इट मीन्स इनमें कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इट मीन्स देर आर नो सेल्स इन देयर। ठीक है, इनमें कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, इनको असेलुलर कहते हैं बिकॉज इनमें कोई सेल नहीं होता, और इनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, कि ये इतने छोटे होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते हैं। हमने टेबल में पहले भी देखा था कि जो वायरस है वो आपका नैनोमीटर के साइज़ में आता है, और दिस इज कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रोटीन कोड। मतलब जो वायरस होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? एक जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं। इट मीन्स उसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है और विद प्रोटीन कोड, और उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। इट मीन्स वायरस में ऑल अबाउट क्या है? जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन्स हैं। और विरोइड्स की बात करें तो विरोइड्स लैक प्रोटीन, विरोइड्स में प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन कोटिंग नहीं होती अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होता है बट वहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती। वाइल प्रायंस आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक जेनेटिक मटेरियल, और प्रायंस में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं, जो आपके पास वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन दोनों होते हैं। विरोइड्स में जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता है, और प्रायंस में आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये 3 आपके पास इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। Next one more, ready to go beyond. In eukaryotic cells, a network of fine fibers forms a cytoskeleton.
यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक जो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, उन सेल्स में क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स, एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, मतलब एक बारीक बारीक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, अच्छे से, फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन, और जो वो एक इस तरीके से नेटवर्क बिछाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और वो साइटोस्केलेटन जो है वो एक तरह से एक जो नेटवर्क बिछा होता है फाइबर्स का, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन सेल शेप बनी रहती है उससे, इनेबल सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, जितना भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी हेल्प करता है, सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो ये साइटोस्केलेटन है इसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, एज अ सेपरेट एंटिटी, मतलब अलग से, वैसे आपको इसका हल्का फुल्का विजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसको अलग से आप प्रॉपर देख सके तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। एंटिटी मतलब इसको डिफरेंटली आप देख सके, सबसे हटा के, किसी से मिक्स ना करके। द साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च, जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होता है, वो स्टार्च को स्टोर करते हैं इन प्लांट सेल्स में अगर देखें तो साइटोप्लाज्म का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, और क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल स्टोर करना, और सिलिका इन सम प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स में सिलिका को स्टोर करते हैं। दीज आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन्स, मतलब सेल में मेन सभी ऑर्गेनल्स के पार्ट्स के नाम हमने पढ़े, तो बची कुची जो चीज़ें हैं उनको हम किस में बोल देते हैं, सेल इंक्लूजन्स। मीन्स ये जो चीज़ है सिलिका, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स, ये सब क्या करते हैं, पूरे सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, सेल इंक्लूजन्स इस करके इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जैसे सेपरेट एंटिटी मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह, डिफरेंट एक चीज़ की तरह इसको हम साइटोस्केलेटन को देख सकते हैं। वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें इन सेल के ऑर्गेनल्स की ज़रूरत ही क्या है। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं और एक सेम टाइम पे, मतलब सबकी अपनी अपनी एक फंक्शन चल रहा है। उसी तरह से जो सेल है, सेल के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स, तो वो भी इंडिपेंडेंटली सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं, उन सब की भी अपनी एक लाइफ प्रोसेस होती है। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, वो कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, बिल्डिंग न्यू मटेरियल, नई चीज़ बॉडी के अंदर बनती है तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स ही हेल्प करते हैं। वेस्ट रिमूव करना है तब सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं, एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तब भी सेल ऑर्गेनल्स ही काम करते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में किडनी का काम है वेस्ट को बाहर निकालना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को अपना बना के रखना कि ऑक्सीजन उसमें ट्रांसफ़र होती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे, लंग्स उसमें हेल्प करते हैं गैसेस को रिलीज़ करने में, ठीक है, और ऑक्सीजन इनहेल करने में। तो इस तरीके से सब बॉडी पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी काम करते हैं, किसी ऑर्गन का काम है नया मटेरियल बनाना, किसी ऑर्गन का काम होगा वेस्ट को रिमूव करना, और किसी सेल ऑर्गेनल का काम होगा एनर्जी प्रोवाइड करना। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो मिलकर सभी काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स अ सेल इज़ लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री, हम कह सकते हैं कि जो सेल है एक छोटी सी लिविंग फैक्ट्री है, विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, और जिसमें सेल के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गेनल जो है अपना काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। अब हमने जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर उन सबको एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। देन फर्स्ट इज़ न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस है, इसको बोला गया हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, कि ये एक ऐसा घर है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, पूरे सेल को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन सभी को मिलती हैं और एक कोडेड फॉर्म में इसके पास पड़ी होती है इंस्ट्रक्शंस।
अब ज़रा एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये आपको एक सेल, एनिमल सेल दिखाई दे रहा है। एनिमल सेल में इन्होंने न्यूक्लियस को हाईलाइट कर रखा है, फिर उसमें न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है उसको शो कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब सेम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपके पास पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला पर्पल वाला पार्ट पूरा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में देखो डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर की डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर का जो डार्क पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, और इसमें जो पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर बोला गया है। और यहाँ पे जो ये लिक्विड या पार्ट है जो इसको बोला गया है क्रोमेटिन, यहाँ पर भी ये शो किया गया है, एंड दैट कंप्लीट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नाउ लेट्स रीड इट। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की डबल लेयर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। विच हैज़ पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। उस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर कुछ आना है या बाहर जाना है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाता है या अंदर आता है। द न्यूक्लियोलस इज़ द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस डार्क सी बॉडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। ये है मेन पार्ट याद रखने का कि न्यूक्लियोलस वाली जगह पर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, ये बनती हैं। दीज सब यूनिट्स देन एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फिर ये सब यूनिट्स वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाती है, वेयर 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल सब यूनिट्स असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। फिर वहाँ पर वो एक लार्ज और एक छोटी सब यूनिट जो है इकट्ठी होती हैं और राइबोसोम की फॉर्मेशन को करती हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। उसमें क्रोमोसोम्स में रोड शेप स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होता है, बट वो कब विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड होने वाला हो। एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं उसके डिवाइड होने पर, और जब वो सिचुएशन होती है तब हमें क्रोमोसोम्स में रोड शेप स्ट्रक्चर विजिबल हो सकता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स from parents to the next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules। क्रोमोसोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जो सारी इनहेरिटेंस जो हमें बड़ों से मिलती है, पुराने अपने पूर्वजों से मिलती है, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज़ कंटेन्ड बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और किस फॉर्म में कंटेन होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इस टाइप के एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, उसमें उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के पास होती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और कुछ वहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, मतलब डीएनए का जो काम करने वाला सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी होती हैं कि हाँ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अभी हमने क्रोमेटिन देखा था, क्रोमेटिन का एक पार्ट होता है डीएनए, मतलब डीएनए कहाँ पे होता है, क्रोमेटिन के अंदर। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमेटिन मटेरियल जो है हमें एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। तो वो क्रोमेटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब पूरी स्टोरी बनती क्या है कि न्यूक्लियस के पास ये सारा कुछ सिस्टम है।
न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस में ही क्या पड़ा है, क्रोमेटिन पड़ा है। वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के साथ साथ उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। और जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम जीन्स बोलते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, सम सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन ह्यूमन्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस ई न्यूक्लिएट। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी जिसे हम बोलते हैं, ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ई न्यूक्लिएट। द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन। न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, अलाइंग इट टू ट्रांसपोर्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी के सभी सेल्स को एक अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड दैमसेल्स, इसलिए ये अपने आप को रिपेयर या डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज सेल को न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज़ शॉर्ट, इसलिए उनकी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ होती है आरबीसी की, वो बहुत छोटी होती है। दे सर्वाइव अप्रोक्सीमेटली फॉर 120 डेज, सिर्फ अप्रोक्सीमेट 120 दिन के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, क्या आपको किसी और सेल के बारे में पता है जिसमें न्यूक्लियस ना हो? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस उसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, इट मीन्स क्लियर विजिबल नहीं होता है। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मोलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इसमें एक सिंगल मोलिक्यूल की तरह प्रोटीन्स के कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है डीएनए। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे वो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, उस एरिया को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स में बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन यहाँ पे बनता होगा, इसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। और ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, इट मीन्स ऐसे डॉट डॉट टाइप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मिल सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी मिल सकते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए राइबोसोम्स को बोला जाता है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट्स होती हैं, यानी कि उस जगह पे प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। यहाँ पे भी कुछ बनता होगा, लेट्स सी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज अ लार्ज ऑर्गेनल, ये सेल का लार्ज ऑर्गेनल है, दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह पूरा स्प्रेड होता है। द ईआर इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड से स्टार्ट होता है और पूरे सेल के अंदर हर जगह स्प्रेड हो जाता है। The ear plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, lipids and some hormones in some of the specialized cells. ER जो है ये कुछ स्पेशल सेल में मेन रोल बनाता है, जिसमें ये सिंथेसाइज भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, प्रोटीन्स का भी, फैट्स और लिपिड्स, मतलब फैट्स को ही लिपिड्स बोलते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स का भी सिंथेसाइज भी करता है, उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तीन चीज़ें, प्रोटीन्स, फैट्स और हॉर्मोन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अलग अलग सेल में अलग अलग जगह पे इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट मिल सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर, दो टाइप के ईयर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। RER इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो RER होते हैं ये रफ दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इसे ऑब्जर्व करें, बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन, फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पैंक्रियाटिक सेल्स।
तो इसका राइबोसोम्स वहाँ पे अटैच होते हैं और इसका मेन काम होता है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन को सेक्रेशन करना, प्रोटीन को बाहर निकालना। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लैंड सेल्स होती हैं, उनमें ये पाए जाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाटिक सेल्स। SER इट डज़ नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, एंड देयरफॉर लुक स्मूथ, इसलिए ये स्मूथ विजिबल होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। SER में सिंथेसाइज और स्टोरेज होता है किसका? फैट्स और हॉर्मोन्स का। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, बट इसके साथ जो ये लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से एक नेटवर्क पूरे सेल में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये दाने दाने से, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इधर जो प्लेन वाला है जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपैरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं, इनको दूसरा नाम दिया गया पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। व्हाट इज़ इट मेन कि ये पैकिंग का काम करेंगे, शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल फिगर 2.10 B एंड C, अगर हम उस डायग्राम को देखते हैं, यू विल नोटिस स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड, फ्लैट आपको स्टैक्स दिखाई देंगे, यानी फ्लैट का कुछ एक ढेर सा दिखाई देगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर होगा सैक जैसा, लाइक जिसमें कुछ कैरी किया जा सकता है, बोरी जैसा जिसको हम बोलते हैं। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी अपैरेटस, वो मिलकर एक गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं, उसको हम फिगर 2.13 में देखेंगे। लेट्स सी, ये फिगर 2.10 B एंड C पार्ट है, ठीक है, इसमें गोल्जी बॉडी दिखा रखे हैं, ठीक है। ये आपको लेयर स्टैक्स दिखाई दे रही है, फ्लैट भी है और स्टैक्स भी है उनका, दैट इज़ कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, इन सबको मिला कर पूरे कंप्लीट इस स्टैक्स को क्या बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। इट इज़ फंक्शनली लिंक टू द ER एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो जो ये गोल्जी अपैरेटस होते हैं, इसका लिंक जो होता है वो ER के साथ भी होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ भी, और सेल के बाकी जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके साथ भी। द गोल्जी अपैरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस, जो गोल्जी अपैरेटस है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। It modifies, sorts and packages proteins and or lipids into vesicles for transport, secretion और lysosome formation। तो इसका काम होता है सेल के अंदर मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, छांटना और उनको पैक करना, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, ठीक है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, इट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो ये अपने आप कर देगा। छांटना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा लिपिड है, तो सब सॉर्टिंग का काम भी इसने करना है। पैकेज करना, उसको पैकिंग भी करने का काम इसने करना है, ठीक है। और पैकिंग किस में करता है? ये वेसिकल्स में, मतलब वेसिकल्स में ये पैक करके इकट्ठा कर देता है। फॉर ट्रांसपोर्ट, कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है तब भी, सेक्रेशन करना है तब भी, और लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी ये काम करता है। ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है वेसिकल्स है, ठीक है, और ये वेसिकल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर उसमें ये प्रोटीन्स ट्रांसफ़र कर रही है, प्रोटीन्स फैट्स जो भी नीड होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सेक्रेशन। प्रोटीन को पाथ देने का काम होता है वेसिकल्स का, प्रोसेस करने में भी, सेक्रेशन करने में भी गोल्जी अपैरेटस जो है वो हेल्प करता है। लेट्स मीट अ साइंटिस्ट। द गोल्जी apparatus was first observed in 1898 by an Italian scientist Camillo Golgi। ठीक है, ये कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में ऑब्जर्व किया था गोल्जी अपैरेटस को इन द नर्व सेल ऑफ अ बार्न आउल। बार्न आउल के नर्व सेल में उन्होंने गोल्जी अपैरेटस को फर्स्ट टाइम 1898 में ऑब्जर्व किया था। बार्न आउल वो होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। बार्न का मतलब होता है खलियान, जो खलियान जैसी जगह पे पाए जाते हैं, लाइक जहाँ पे फूड, जो अनाज है, जो हमारा सीरियल्स है वो स्टोर होता है, उसका जो काम किया जाता है एक बड़े लेवल पे, उस जगह को हम बोलते हैं बार्न, और वहाँ पे ये आउल पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बार्न आउल। उसकी नर्व सेल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स, उन्होंने स्पेशल कुछ स्टेन वाली यानी कि कलर वाली टेक्निक्स का यूज़ किया था। ही ऑब्जर्व थ्रेड लाइक नेटवर्क, और उन्होंने एक थ्रेड जैसा नेटवर्क ऑब्जर्व किया। अर्ली माइक्रोस्कोप को नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली, जो पहले के माइक्रोस्कोप थे वो क्लियरली इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, ठीक है।
देयरफॉर मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस, तब तक एक डाउट था कि वो क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था वो है क्या। हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्ड इट डिकेड्स लेटर, पर अब से बहुत साल पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और उसने इसको कंफर्म कर दिया। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor. तो तब स्ट्रक्चर जब समझ में आ गया, दिखाई दे गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब कंफर्म होने के बाद उसका नाम रखा गया गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि वो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में उसका नाम रखा गया गोल्जी अपैरेटस। लाइजोसोम द क्लीनअप सिस्टम, जो लाइजोसोम्स होते हैं उसका वो क्लीनअप सिस्टम बोला गया है। इट मीन्स इसका काम क्या है, क्लीन करने का, सफाई करने का। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़। अब जब सेल अपना काम कर रहा है तो वहाँ पे वो कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, कुछ डैमेज पार्ट भी होगा, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स जो ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़ करते हुए जो सेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो सेल के अंदर जो वो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है तो उसको, उससे कैसे सेल जो अपने आप को बचाता है, कैसे उसको प्रिवेंट करता है। लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats and even damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. लाइजोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन साउंड सैक, सैक मतलब वही सैक की टाइप होते हैं, और उनके अंदर क्या भरा होता है, फिल्ड विद एंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ वो फिल्ड होते हैं, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, और जिन वो जो एंजाइम्स हैं उनका काम होता है अनवांटेड प्रोटीन्स, मतलब कोई फालतू का प्रोटीन है तो उसको, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इवन सेल का कोई डैमेज पार्ट है तो उसको भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है वो एंजाइम्स, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, और उसको क्लीन और हेल्दी रखता है सेल को। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके टूटने से, इन जब प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, या जो सेल का डैमेज पार्ट है, इन सबको जब वो ब्रेक डाउन करता है तो जो भी तब बनता है प्रोडक्ट, दैट आर रिलीज इन साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है, वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस, और जिससे वो अदर सेलुलर प्रोसेस में फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइजोसोमल एंजाइम्स। जो ह्यूमन के स्पर्म्स होते हैं उस स्पर्म सेल में भी लाइजोसोमल वाले ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म एक एग के साथ मीट करता है, ये रिप्रोडक्शन के पार्ट की बात कर रहे हैं, दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग। तब स्पर्म के पास कैपेसिटी होती है, बिकॉज दे हैव लाइजोसोमल एंजाइम, कि वो ब्रेक डाउन कर देता है आउटर लेयर ऑफ द एग, एग की जो आउटर लेयर होती है, अलाइंग फर्टिलाइजेशन, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है टू टेक प्लेस। यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल लेटर इन चैप्टर 11, तो चैप्टर 11 में बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेल का पावर हाउस। इट मीन्स वहाँ पे कहीं पे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करना। Mitochondria are often called the powerhouses of the cell because they supply the energy needed for the most cellular activities. जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करते हैं मोस्टली जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन फिगर 2.14 इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। कुछ ही सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो आपको याद रखना है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन को बता रहा है कि वो स्मूथ होती है और पोरस होती है। पोरस इट मीन्स उसमें छेद होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की साइड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। उस पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टे। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि उससे केमिकल रिएक्शन को एक अच्छा सरफेस एरिया मिल जाता है, एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देता है।
लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पोरस बने हुए हैं, यू कैन सी। और ये इनर वाली मेम्ब्रेन जो है इसको अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ये अंदर की तरफ फोल्ड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अलावा जो ये बीच का स्पेस है दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस। In mitochondria, the glucose and the other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. ये भी याद रखना है आपको, cellular respiration क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज एंड द अदर मोलिक्यूल्स, ग्लूकोज भी और दूसरे मोलिक्यूल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने पर वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज और मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का टूट कर एनर्जी रिलीज करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, इसके बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा। The energy released is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate। जो एनर्जी रिलीज होती है फिर से वो एक मोलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो एक मोलिक्यूल होता है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, और वो जो मोलिक्यूल होता है दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और शॉर्ट में उसे हम बोलते हैं ATP, विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी। और इसको अगर हम बात करें सेल की फॉर्म में कि ये एनर्जी करेंसी है, इट मीन्स एनर्जी देने का काम करती है, एंड इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। और काफ़ी सेलुलर एक्टिविटीज़, इट मीन्स सेल की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ से एनर्जी मिलती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज प्लास्टिड, सेंटर्स फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। जो प्लास्टिड्स हैं वो सेंटर होते हैं फूड सिंथेसिस का प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल्स में खाना बनाने का जो मेन सेंटर है दैट इज़ प्लास्टिड एंड बियॉन्ड, और इसके अलावा भी उसमें कुछ होता है। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। अब हमें ये पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को भी मिल कहाँ से रही है, फूड से मिल रही है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, हाउएवर प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो एनिमल्स हैं वो सराउंडिंग से, अपने आसपास से फूड को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो वो अपनी सनलाइट की प्रेजेंस में खाना खुद बनाते हैं। आपने ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स पढ़ा भी होगा, तो जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपने सनलाइट के प्रेजेंस में खाना खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से दूसरों से खाना लेते हैं। बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो वो कहाँ से खाना बनाते हैं और कैसे एनर्जी जो है अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो प्लांट्स में सेल प्रेजेंट है वो अपनी एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेशल ऑर्गेन का यूज़ करते हैं, और दैट ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। इसका काम होता है फूड को सिंथेसाइज करना और स्टोर करना। As you have learned, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड उस प्रोसेस को हम जो है क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल नाम दिया गया है, ग्रीन कलर का कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, पिगमेंट मीन्स कलर, तो एक ग्रीन कलर की कोई चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड एब्जॉर्ब सनलाइट। तो वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, एक टाइप का प्लास्टिड ही होता है। प्लास्टिड में यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, फिगर 2.15, देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। Within the stroma are disc-shaped membrane structures that contain chlorophyll। उस स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो अब समझो कि जो प्लास्टिड है वो एक टाइप का मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है एक टाइप का प्लास्टिड है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जिसमें प्लास्टिड्स, जिसमें से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में
क्या होते हैं, डिस्क शेप के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इन स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दैम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लाइट एब्जॉर्ब की जाती है। The sugars synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules. जो शुगर सिंथेसाइज, इस प्रोसेस में शुगर भी बनती है और दैट आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा, और वो स्ट्रोमा में स्टोर हो जाती है अलॉन्ग विद स्टार्च ग्रैनुल्स, मतलब वहाँ पे स्टार्च के ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के साथ शुगर भी वहाँ पर स्टोर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं उनके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के लिए वो सेम ही होते हैं, सेम से। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर आउन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर आउन प्रोटीन्स। इनके पास अपना डीएनए होता है, अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, मतलब एक तो सेल का डीएनए हो गया, ठीक है, सेल का जो सारा पार्ट हो गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना भी एक डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। दैट्स वाई दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, वो अपना प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और प्लास्टिड्स भी। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स शेयर एन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद दिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बताती है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कि ये एक अलग ही अपनी हिस्ट्री जो है बनाते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के साथ। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स दैट कंटेन एनी पिगमेंट्स अदर देन द ग्रीन पिगमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई और टाइप का प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में जिसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो ग्रीन के अलावा। तो उसका आंसर अब हम देखते हैं। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर्स। तो जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो इनके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कैसे होते हैं। इन फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। जो फ्लावर की पेटल्स, पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, प्लास्टिड्स कंटेन, उनमें जो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है दैट पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा कोई और पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। दीज प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, उन प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल वाले को तो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और अलग जो दूसरे कलर के जो होते हैं उनकी हम बात करें तो दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। इन ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स। देयर पिगमेंट्स में बी येलो, ऑरेंज और रेड। इनके जो कलर है प्लास्टिड्स के, किसी के पिगमेंट का कलर येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावर्स में या फ्रूट्स में कलर होता है, ब्राइट कलर या जो भी आपको कलर विजिबल होता है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होती है तो वहाँ पर ये ब्राइट कलर भी अट्रैक्ट करते हैं। फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। अब कुछ फ्रूट ईटिंग मतलब जो एनिमल्स फ्रूट खाते हैं वो भी हेल्प करते हैं सीड को डिस्पर्स करने में, इससे क्या होती है, पॉलिनेशन हो जाती है। सम प्लास्टिड्स लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिसमें पिगमेंट नहीं होता एंड उनको हम बोलते हैं कलरलेस। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इन ग्रीक ल्यूको मीन्स वाइट, यानी कि वाइट कलर के अगर प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स कोई भी कलर उनमें नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स एंड आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। तो वो ये सब और स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं और उनको क्लासीफाई किया जाता है अगर वो किस टाइप का फूड जो है फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टारो कोलकेसिया सेल स्टोर स्टार्च। एग्जांपल के तौर पे वो बता रहा है कि जो पोटैटो में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कुछ, ठीक है, या टारो यानी कि कोलकेसिया में प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स में प्रेजेंट ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। कोलोकेसिया तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं अरबी के पत्ते, ठीक है। तो इनमें, और पोटैटो भी आपको पता है, तो इनमें ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। वैक्यूल्स द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड स्पॉट। नेक्स्ट आपके पास सेल ऑर्गेनल्स आ जाता है वैक्यूल्स, ठीक है। इसका नाम है द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड स्पॉट, जिसका काम होता है स्टोर करना, स्पॉट सहारा देना, ठीक है। लेट्स सी
plastids such as chloroplast help plants produce food temporarily store it. प्लास्टिड जो होते हैं सच एज क्लोरोप्लास्ट के जैसे ही, ठीक है, दैट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररी स्टोर इट। तो वो फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और टेम्पररी स्टोरेज के लिए काम करते हैं। अदर प्लास्टिड्स सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। और दूसरे प्लास्टिड्स की बात करें जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है तो उसका भी काम होता है फूड को स्टोर करना। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल। तो वो बात कर रहा है कि अब जो वाटर है, मिनरल्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो सब सेल में कहाँ स्टोर होते हैं। वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो आपने देखा होगा कि अगर प्लांट्स को पानी ना दिया जाए, इनफ पानी ना मिले उनको, तो दे क्या आ जाते हैं, विल्टेड यानी कि मुरझा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। In a mature plant, there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. अगर आप मेच्योर प्लांट सेल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, सराउंडेड बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड होता है, मतलब उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। द वैक्यूल इज़ फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। और वो वैक्यूल भी जो है एक वाटर के साथ, वाटर जैसा फ्लूइड होता है उसके साथ भरा होता है, और उस वाटर फ्लूइड को बोलते हैं सेल सैप। द वैक्यूल स्टोर्स वाटर, मिनरल्स एंड शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल। उस वैक्यूल्स का काम होता है पानी को, मिनरल्स को और शुगर जैसे और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। क्योंकि जो वैक्यूल है वो लार्ज अमाउंट को स्टोर करता है वाटर के, इसलिए जो सेल का प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म। और इस वजह से जो प्लांट का सेल है वो एक अच्छे फर्म रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, लेकिन जब जैसे ही प्लांट को पानी ज़्यादा नहीं मिलता, द वैक्यूल लॉसेस वाटर, तो वैक्यूल अपना पानी लॉस करने लगता है और एक काफ़ी बड़े साइज़ में होता है और इसमें से पानी जा रहा है, द सेल बिकम्स लेस फर्म और उसकी स्ट्रॉन्गनेस खत्म होती जाती है। प्लांट्स गेट विल्टेड, और प्लांट्स जो हैं मुरझा जाते हैं। आपने कभी पत्ते को देखा होगा किसी भी पौधे के, वो मुरझाए हुए देखे होंगे कैसे गिर जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो पानी है जिसकी वजह से वो प्रॉपर अच्छे से फर्म रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर पानी की कमी हो जाए, सो दे गेट विल्टेड। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स, दे हेल्प इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। प्लांट सेल की तरह काफ़ी बड़े तो नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये भी टेम्परेरी स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट इज पॉज एंड पॉन्डर। डू वाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजन्स। क्या वाइट फ्लावर्स में कोई पिगमेंट होता है, रीज़न देना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कुछ प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स की कमी होती है, दे आर कलरलेस, और उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दैट मीन्स वाइट। तो यहाँ से समझ में आता है कि उनमें कोई पिगमेंट भी नहीं होता है, जिस वजह से वो आपको वाइट दिखाई देते हैं। तो वाइट फ्लावर्स में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने कारण भी बता दिया कि उसमें क्या प्रेजेंट होता होगा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लांट और एनिमल सेल। आपको कोई भी एक सेल ड्रॉ करना है, उसका अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है यूजिंग दिस क्लूज। आपने उसमें मेनली क्या ड्रॉ करना है, न्यूक्लियस अपीयर्स एज अ डार्क, न्यूक्लियस शो करना है जो कि डार्क शो करना है। राउंड बॉडी इनसाइड द सेल, और राउंड बॉडी शेप में सेल के अंदर। ईआर स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड न्यूक्लियर एनवेल्प, ईआर को आपने शो करना है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर रोड शेप, और इनको रोड शेप में आपने शो करना है। थैंक यू, लाइक, share and subscribe and keep learning.